माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ उस व्यक्तित्व को जी जिसके जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंच को प्रणाम करते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शर्मा जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजा दें। जय हो जय हो। बहुत अच्छा संचालन करते हैं मित्रों। ये हम लोग व्यंग्यकार हैं। जब कोई व्यवस्था कहीं पर हमें कोई दिखाई देती है, गड़बड़ दिखाई देती है, तो उसी को आधार बना करके व्यंग्य लिख लेते हैं। मित्रों अब देखिए, हमारे देश में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना आज तक नहीं कराई गई मित्रों। जनगणनाएं तो होती रही, लेकिन जातिगत आंकड़े कभी नहीं मांगे गए, जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। जब ये बात यहाँ प्रचारित हुई कि भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का जातिगत जनगणना कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो विदेशी लोग नजर रखते हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रमों पर। तो विदेश का एक जासूस हमारे यहाँ आया, और जैसे ही आया तो सीधे सीधे शर्मा जी उनको मिल गए। आदरणीय रविंद्र जी शर्मा उसे मिल गए। उसने इनसे दोस्ती की बातें की। बोले भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा पूछिए। बोले ये तो बताइए कि ये जातिगत जनगणना क्या है, आपके यहाँ जातिगत जनगणना कराई जा रही है। एक बोले इन्हें ज्यादा तो कुछ पता था नहीं। बोले जातिगत जनगणना हो रही है, जाति के आंकड़े लेना है। तो बोले जाति के आंकड़े क्यों लेना है? ये बोले क्या तुम्हारे यहाँ नहीं होती है जातिगत जनगणना? वो बोला हमारे यहाँ तो जातियां ही नहीं होती हैं, ना कोई आरक्षण होता, ना कोई जाति होती है। ये बोले कुछ नहीं होता? बोला कुछ नहीं होते। तो उसने कहा क्यों कराई जा रही है आपके यहाँ? इन्हें कुछ जवाब नहीं आया। बोले इसलिए कराई जा रही है कि दरअसल हमारे यहाँ कुछ जातियां बड़ी खराब हैं, उनको देखना है, उनके रिकॉर्ड रखना है। तो वो बोला भाई साहब कौन कौन जातियां खराब हैं, कम से कम बता दो तो सजग तो रहेंगे उनसे। भाई साहब को कुछ नहीं आया। बोले जैसे ठाकुर बहुत खराब है। बोला और? सोचते रहे। बोले यादव बहुत खराब होता है। बोले और कुछ नहीं आया। तो बोले पंडित भी बहुत खराब होता है। बोला भाई साहब इन खराब जातियों को पहचानेंगे कैसे? बोले आओ हमारे साथ। बेचारा चला गया। एक ठाकुर साहब चले आ रहे थे, बड़ी बड़ी मूछ रखे। बोले इनके सामने चले जाओ, अपनी मूछ पर ताव दे के 2 बार खांस देना। बेचारा सीधा साधा विदेशी, उसने खांस दिया। ठाकुर साहब को ताव आया। बोले साला मुछमुंडा विदेशी हमारे सामने मूछ पर ताव देता है। उन्होंने 2 जूते लगाए उसको और मारा। बोला भाई साहब ये तो बड़ा खराब है, ये कौन जाति का है? बोले यही तो ठाकुर है। होता है खराब? बोले बहुत खराब है। बोले साहब दूसरे को कैसे पहचानेंगे? उधर से एक यादव जी चले आ रहे थे, तहमत लगाए, अच्छे पहलवान, हट्टे कट्टे। बोले इनके सामने चले जाओ, 2 बार ताल ठोक दो अपना। बेचारा चला गया। जातियां तो देखनी थी, 2 बार ताल ठोका। यादव जी बोले भैंसें रखें हम, दूध पिए हम, दंड बैठक लगाए हम, और साला ताल ठोके विदेशी। गुस्सा आया, उठा करके 2 धोबी पछाड़ मारे और गिरा दिया, 2 लात मारी। बोले साहब ये तो और खराब है, ये कौन ठाकुर है? बोले ये यादव है। वो बोला साहब और पंडित जी को कैसे पहचानेंगे? बोले अबे बेवकूफ, अभी तक तुझे पिटवा कौन रहा था? बहुत अच्छा संचालन करते हैं मित्रों ये। आदरणीय शर्मा जी अभी बता रहे थे कि व्यंग वो विधा होती है जो कंबल की तरह चुभती तो है लेकिन बड़ा आराम देती है। मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय बरसैया जैसा विद्वान कर रहा है। मंच पर आदरणीय सोम ठाकुर, आदरणीय रामेंद्र जी जैसे व्यक्तित्व बैठे हैं। हास्य और व्यंग में एक मौलिक अंतर होता है। हास्य हंसा देता है, लेकिन व्यंग हमें सोचने के लिए विवश करता है, चिंतन का बिंदु देता है। हास्य तो विषय घर में बैठे बैठे मिल जाते हैं, लेकिन व्यंग के लिए हमें व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ता है, तब कहीं व्यंग बनता है। हास्य ऐसे बन जाता है
पिछले दिनों चंद्रेश जी के साथ घटना हुई, हास्य बन गया। 4 लाइन में निवेदित करता हूं कि एक दिन सिगरेट पीते समय चंद्रेश जी से मैडम का पेटीकोट जल गया। सिगरेट पीते समय चंद्रेश जी से मैडम का पेटीकोट यानी साया जल गया, जिसका मैडम को पता चल गया। इनका दिल दहल गया, लेकिन वो नाराज होने के बजाय मुस्कुराई, अंदर गई एक कैंची उठा लाई। ना उसने इन्हें फटकारा, ना बिल्कुल डांटा, बल्कि उस साये का सुरक्षित भाग काटा और उससे इन्हें 2 अंडरवियर बनाए। उसके इन्हें 2 अंडरवियर बनाए। एक कुछ ना समझ पाए, वो बोली कि अब आप हमेशा इन्हें ही पहना करें। ए बोले मैडम क्षमा करें, इनके पहनने से भला क्या होगा। वो बोली तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां रहेगा। तो हास्य तो ऐसे ही बन जाता है मित्रों, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको व्यंगों की तरफ ले चलता हूं। हमारे यहाँ पिछले दिनों अन्ना हजारे का अनशन हुआ मित्रों, पूरा देश में लहर फैल गई। मैं 4 पंक्तियां अन्ना हजारे के अनशन से देना चाहता हूं। स्वागत। कि अन्ना की आंधी उठी, अन्ना की आंधी उठी, देश गया सब जाग। अन्ना की आंधी उठी, वो देश गया सब जाग। और राहुल की मम्मी तुरंत अमेरिका गई भाग। अन्ना की आंधी उठी, देश गया सब जाग। और राहुल की मम्मी तुरंत अमेरिका गई भाग। और अमेरिका गई भाग, बचा सरदार अकेला। अमेरिका गई भाग, बचा सरदार अकेला। और राहुल भी भय गोल संभाले कौन झमेला। और अन्ना भूखे रहे किंतु दुबलाए नन्ना। और मनमोहन चिल्लाए नींद में अन्ना अन्ना, मनमोहन चिल्लाए नींद में अन्ना अन्ना। और मित्रों पिछले दिनों इनसे भी पहले बाबा रामदेव का अनशन हुआ था साहब, लेकिन उसके परिणाम सबके सामने है। क्या परिणाम हुआ और कैसे भाई साहब बाबा जी मंच से भगे थे, सब लोग जानते हैं। वो तो मंच से निकल जाते साहब, एक महिला का पता होगा आपको, सलवार सूट पहन करके निकल गए थे। वो तो निकल जाते, लेकिन लफड़ा क्या होगा साहब, आप लोगों ने बाबा को देखा होगा, एक बाबा की आंख बार बार होती रहती है साहब। दुपट्टा उड़ के निकल तो रहे थे, लेकिन एक दरोगा ने आंख देखी और उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और वो पीछे लग गया। इतने में साहब भेद खुल गया। मैं 4 पंक्तियां बाबा के अनशन पर देना चाहता हूं कि अनशन करके बाबा रामदेव ने जब केंद्र सरकार को छेड़ा, तो उसके इशारे पर पुलिस ने उन्हें मंच से खदेड़ा। बाबा ने मंच से लगाई छलांग और एक महिला का सलवार सूट मांग, उसको पहनकर उसी के दुपट्टे को ओढ़ा। तभी एक दरोगा उनकी तरफ दौड़ा और बोला तुम्हारा नाम क्या है बेबी। बाबा रामदेव बोले सर रामदेवी। दरोगा बोला तुम्हारा नाम बेबी। बाबा रामदेव बोले रामदेवी। वो बोला फिर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ। बाबा बोले दरोगा इस संबंध में मत पूछ। बाबा बोले दरोगा इस संबंध में मत पूछ। अरे मैं बाबा का ही बताया, बाल बढ़ाने वाला योग करती रही हूं और बैठी बैठी हाथों के नाखून रगड़ती रही हूं। और इस नाखूनी योग में मैंने कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखलाई है। इससे सर के बाल तो छोड़ चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी निकल आई है। सर के बाल तो छोड़ चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी निकल आई है। और मित्रों मैं एक भारतीय संस्कृति के नाम व्यंग देना चाहता हूं। जी स्वागत। विद्वान कविगण बैठे हैं, विशुद्ध व्यंग की रचना देना चाहते हूं। हमारे चंद्रेश जी एक रचना पढ़ते हैं कि द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण किया गया,
अगर आज कलयुग में किसी द्रौपदी का चीर हरण करना पड़ जाए तो उसके शरीर पर चीर ही नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी इन परिस्थितियों में चीर हरण की